हिंदू मुसलमान को क्यों बांटना चाह रहे हैं? हमको तो नहीं बांटना है। जैसे राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मंदिर के और मस्जिद के नाम पर तो हमको पूरे देश में, दुनिया में दिखाया गया। आप चीज़ बताइए कि लैपटॉप जब अखिलेश जी ने बांटा था उस पर तस्वीर लगी हुई थी, अखिलेश जी की और नेताजी की तस्वीर लगी, तो इतना विरोध हो रहा था। आज 200 रुपये के राशन में 400 रुपये का उस पर प्रिंट लगा के भेजा है, उस पर विरोध नहीं कर रहे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा इस वक्त है अयोध्या में। अयोध्या में हम दिन भर घूमे। इस वक्त रात के करीब 8 बज रहे हैं और हम हैं अयोध्या के, जो कि फैज़ाबाद के नाम से भी जाना जाता था, उसके कसाबबाड़ा इलाके में। कसाबबाड़ा इलाके में आने का मकसद हमारा ये है कि भाई जो अयोध्या की मुस्लिम आबादी है वो क्या सोच रही है चुनाव को लेकर, क्या उनके मुद्दे हैं, इसको लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं फ़िलहाल अयोध्या के इस कसाबबाड़ा इलाके के। शुरुआत किससे करें? आपसे करें जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद कुरैशी। कुरैशी साहब, चुनाव पे तो बात करेंगे ही क्योंकि चुनाव यात्रा पे है और चुनाव एकदम सिर पर है, तो उस पर तो बात होगी ही। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मुद्दे क्या हैं यहाँ के, इस क्षेत्र के, अयोध्या के मुस्लिमों के? तो मुस्लिमों के मुद्दे आप ये मानिए कि रोज़गार, एजुकेशन, भाई रोज़गार के क्षेत्र बड़े, मुस्लिम की आबादी जिस तरह से भाई अपने शहर में पढ़ाई लिखाई मुस्लिमों में बहुत कम, जैसे खास करके हमारे इस क्षेत्र में 80% ही लोग मतलब अशिक्षित लोग पाएंगे। अब ज़्यादातर लोग रोज़गार, पढ़ाई लिखाई बढ़ाना चाहिए। रोज़गार में जैसे ज़्यादातर लोग, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि ये हम हमेशा नोटिस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को, क्या आप 2 बच्चों को नहीं पढ़वा सकते? आप जिस तरह से फीस वगैरह हो गई है, आपने अभी परसों नरसों में हमारे पास एक लोग प्राइवेट से पढ़ा रहे थे, उनके 3 बच्चे थे। अब उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो 3 बच्चों की फीस दे सकते। मैंने खुद बात किया, उनके प्रबंधक जी से बात किया, क्या भाई इनकी स्थिति नहीं है, कोरोना काल गया इस तरह से व्यवस्था नहीं बना पा रहे, मजदूर टाइप के लोग थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भेज दीजिए, हम देखते हैं कुछ हो सकता है तो हम घटाने की कोशिश करें। तो जब एक ठीक ठाक आदमी नहीं पढ़ा पा रहा है तो भाई हम भी तो, आप लोग भी तो उसी से जुड़े हुए लोग हैं, घटाना चाहिए ना। पढ़ेंगे लोग, पैसा घटेगा जभी तो बढ़ पाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ा दिया गया और सरकारी सेक्टर कम कर दिया गया। भाई पढ़ाई लिखाई जब प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा दी, कहाँ से काम हो पाएगा? आप बताइए। स्कूलों की फीस देख लीजिए, कोरोना में 1 पैसे की फीस माफ़ नहीं की गई। सरकार ने लाख वादे किए कि फीस घटा देंगे, और हमको लगता है कि बिजली ये वो प्लान, किसी को कोई पैसा घटा नहीं। यहाँ तक कि हमको लगता है प्राइवेट लोगों ने अगर एक दूसरे की मदद नहीं किया होता इस कोरोना काल में तो लोग, बुरा हाल था। अभी जान लीजिए। और ख़ास करके हम लोग के एरिया को तो आप देखिए ना, कितना डेवलपमेंट एरिया तो है नहीं भाई। आप तो देखिए ना, उधर घूमे भी होंगे भाई। रोज़गार की स्थिति यहाँ देख रहे हैं कि क्या स्थिति, कोई स्थिति नहीं है। कोई फैक्ट्री किसी तरह का, कोई रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं अयोध्या फैजाबाद में? रोजगार के लिए जैसे लखनऊ कानपुर है, आप देख रहे हैं वहाँ पे रोज़गार बढ़ाया जाता है, फैक्ट्री लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं हब बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ मतलब बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ही बढ़ाना चाहिए। अयोध्या के नाम पे खाली राम के नाम पे वोट चाहिए भाई? राम के नाम पे आप अयोध्या घूमे होंगे, कौन सी रोड बनी हुई है? कोई रोड नहीं बनी हुई। खाली बस राम के नाम पर खाली बस वोट दीजिए, बस वोट दीजिए। यार लोग पेट भरते, हमारा वही कहा जाता है रोजी से रोज़ा। जब रोजी नहीं तो रोज़ा कौन रखेगा? आप बताइए भाई। जब पेट भरा नहीं रहेगा तो कौन रोज़ा रखेगा? बच्चे भूखे मारेगा। हम नमाज़ पढ़ने चले जाओ, घर पे लोग भूखे मर रहे हैं। पहले रोज़गार करिए ना। अल्लाह पाक ने कहा कि इबादत वो अच्छी है कि पहले घर परिवार को देखिए, फिर उसके बाद इबादत करने आप आइए। तो इबादत तो वो अच्छी है ना कि पहले परिवार को देखिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, वो निपटाने के बाद फिर आप आइए, इबादत करिए। तो उसी तरह से सब मजहब में ऐसे ही होता है। आप केवल धर्म का नशा आप चढ़ाए हुए हैं दिमाग पर, और लोगों को एकदम दिमाग पर चढ़ा दिए हैं कि नहीं बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये कहाँ का भाई हिसाब है कि आप मुसलमान को गाली देंगे तो हिंदुत्व कहलाए जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आप देशद्रोही। अखिलेश यादव हिंदू तो हैं, राहुल गांधी हिंदू तो हैं, पवन पांडे हिंदू तो हैं कि मुसलमान हैं? और मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के ही तो लोग हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं? भाई हिंदुस्तान के ही तो लोग हैं। आप नहीं, वो बाहर जाना चाहिए भाई। जिस तरह से तालिबान एक कट्टरपंथी फैला रहा है, आप भी तो कट्टरपंथी पे तो लेके जा रहे हैं। हमारे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? कट्टरपंथी तो लेके जा रहे हैं। बाहर जाने को कौन कहता है भाई? आप देखिए, वो कट्टरपंथी है, भाजपा ही के ही तो लोग हैं। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में इस तरह से कट्टरपन फैला दिया। भाई आप अफगानिस्तान में जाइए, वहाँ पे आप क्यों विरोध करते हैं उनका? वो कट्टरपंथी तो हैं, वो कहते हैं नहीं बस इस्लामी हुकूमत रहना चाहिए। भाई नहीं रहना, हम नहीं एग्री। भाई हमारे लोग हैं अगल बगल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग, हम मिलजुल कर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों कट्टरपन फैला रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान को क्यों बांटना चाह रहे हैं? हमको तो नहीं बांटना है भाई। अगर दुर्गा पूजा होता है तो हम साथ में मनाते हैं, और ईद होती है तो साथ में मनाते हैं, तो क्यों बांट रहे हैं आप? कह रहे राजनीतिक पार्टियां
बांटती हैं, खासतौर पे आप भाजपा का नाम लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, जी तो भाजपा बांटती, लोग बांट क्यों जाते हैं? भाई आप ये बताइए, जैसे अब हम लोग खड़े हुए हैं, एक उधर से आ गया, अभी हम एक तो अपने वहाँ का ही इतिहास बता सकते हैं कि अभी लोकल में अभी 2-4 साल 5 साल पहले अपने वहाँ का एक मामला हो गया था, हिंदू मुसलमान हुआ कैसे था, 2 लोगों का झगड़ा था। अब एक लोग ने इधर एक अद्दा मारा, उधर से अद्दा मारा, पता चला वो हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। तो उसी तरह से कि जब आप गाली बकते हैं तो दूसरा यूनिटी सोचता है कि हमारे धर्म को गाली बक रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अब जो कि वो बहुसंख्यक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जब हिंदू भड़केगा तो एक बहुसंख्यक होगा कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा। मगर हिंदू भी हमारे वहाँ भी सब जाग चुके हैं, अयोध्या के अंदर भी लोग समझ रहे हैं, अब भड़कने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम का, इनके झांसे में कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मतलब लाख चिल्ला रहे हैं। आप बताइए किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। कोरोना के अंदर आप बताइए क्या स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी? आप हॉस्पिटल पे केवल निर्भर हो गए, आप हॉस्पिटल पे ही तो केवल निर्भर थे। अस्थायी हमारे वहाँ GIC इंटर कॉलेज है, GGIC है, मनोहर लाल है, या हम लोग खुद अगर कहते हैं कि 2-2 बेड चाहिए तो हम लोग क्या ना देते? तो सरकार के पास तो पूरी मशीनरी होती है ना। आप कहते हैं गैस, क्या नाम है, कोरोना के अंदर कोई भी शिक्षक नहीं, शिक्षक संघ कहता है कि 1700 लोग मारे गए, आप कहते हैं एक भी नहीं मारे गए। अब इसको कौन फाइनल करेगा बताइए? आप कहते हैं गैलेंडर कहीं पे कम नहीं हुआ, क्या आप बताइए? या जो लोग बैठे हुए हैं आप बताइए, ऑक्सीजन के अभाव में लोग नहीं मरे? हमारे मिलने वाले कम से कम 10 लोग मरे। हमारे मित्र ऐसे थे जो सिलेंडर, एक सिलेंडर जो 1100-1200 को मिलना था वो 10-10 हज़ार रुपये का खरीद के लाए और नोएडा तक खरीद के लाए हैं। भाई आपकी जिम्मेदारी, मैं यहाँ का मान लीजिए पार्षद हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कोई दिक्कत अगर किसी को होती थी कहीं से व्यवस्था बनाओ, अगर लग जाता है कि उसकी ज़रूरत है पार्षद भी जी, तो व्यवस्था बनाया जाता है। भाई हम भी कहीं आपसे जुड़े हुए तो हैं। आप देख लीजिए वहाँ पे हमारे वार्ड में है 60% गैर मुस्लिम आबादी। कभी आप पूछ लीजिए, एक आदमी नहीं कह सकता कि फरीद ने हिंदू मुसलमान किया हो। आप जब जनप्रतिनिधि हो, मैंने प्रेमचंद जी की एक कहावत पढ़ी थी, एक किताब पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा पंच परमेश्वर, आपने शायद पढ़ी होगी। तो जब पंच वो बैठ जाता तो वो हिंदू मुसलमान सामने नहीं देखना चाहिए, वो सब लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि सबको देखना और एक समान देखना, एक निगाह से देखना। भाई आप जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप जिस तरह से पूरा कर सकते हैं, भाई ये तो नहीं कहते कि आपको पूरा कर देंगे हर लोगों का, मगर जिस तरह से पूरा कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना आपको। तो बात इसी बेस पर बड़ा मुद्दा आपने शुरुआत में उठाया कि एजुकेशन वाला, शिक्षा को लेकर, फिर आपने रोजगार की बात की। अब इससे पिछले 5 साल से योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और विधायकों की बात करें तो अयोध्या में 5 के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो पिछले 5 साल में क्या उद्योग को लेकर या रोजगार को लेकर कुछ व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं की गई? कोई शुरुआत कुछ विधायक जी दिखे हो तो हमको पता चले। पहली बात तो विधायक जी दिखे नहीं, कहीं नहीं दिखे। दूसरी, उत्तर प्रदेश में हमारे अयोध्या में योगी महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कम से कम नहीं आए होंगे तो होंगे 3 दर्जन बाद, मतलब कम से कम 36 बार आए होंगे, मगर 36 बार उन्होंने काम क्या किया आज तक पता नहीं चला। आप अयोध्या की रोड चले जाइए तो आज भी गड्ढे खुदे हैं, रोड का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सीवर लाइन पड़ रही है, कागज पे हो रहा है। वो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी के टाइम पे पास हुई थी, अखिलेश जी जल निगम के द्वारा पास हुई थी, आज नहीं पास, वो जल निगम के द्वारा पास हुई थी। और दूसरा, आप चलिए ठीक है पास हुई थी, आपके टाइम पे हो रहा है, तो जहाँ गड्ढा खुद रहा है उसको बनाइए आप तुरंत, गड्ढा सिविल लाइन बनाइए। अब सिविल लाइन बना, विधायक जी की क्या बात करते हैं? विधायक जी अपने घर की रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, मैंने खुद प्रस्ताव दे के पास कराई उनकी रोड नगर निगम से, आप देख लीजिए जा करके, और क्या कराएंगे? मुख्यमंत्री 36 बार आ गए हैं, 36 बार में उन्होंने क्या किया बताइए आप? 5 लाख दिया जला रहे हैं, यही काम हो रहा है। दिवाली में आके यही काम हो रहा है, और क्या? दिया नहीं जलने चाहिए। नहीं जलना क्यों नहीं चाहिए? मैं बता रहा हूँ दिए की, मैं बता रहा हूँ कि दिए के ऊपर मैंने उस पर बाकायदा सदन में आवाज़ भी उठाई थी। फर्स्ट टाइम जब दिया इन्होंने बांटा था तो हिंदू मुसलमान करके बांटा था, मुस्लिम पार्षदों को दिया नहीं दिया गया था। उसमें मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि आपने मुस्लिम पार्षदों को दिया क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा आप लोग क्या करेंगे? हमने कहा आप तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हाँ, आप तो नहीं तय करेंगे। ईद और बकरीद और दिवाली और दशहरा हम मनाएंगे साथ में, आप तय करेंगे। हमारे वार्ड में 60% लोग हैं। मेरे पास जब आए सुबह कि भाई फरीद भाई अगल बगल वार्ड में दिए बांटे जा रहे, आपने क्यों नहीं दिया? तो हमने बताया उनसे कि भाई ऐसा ऐसा मामला, मैंने सदन में बात उठाई थी, उस पर बड़ा मेरा मतलब बॉल, तो आपकी साल ऐसा हुआ है कि उन्होंने बांटना चाहिए, ठीक है बांटिए, मगर खाली त्यौहार और केवल मतलब धर्म से लेकर के तो मतलब जीवन नहीं यापन हो जाएगा ना। आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में सिर्फ धर्म को लेकर या उससे केंद्रित जो विकास हो रहा है वो हो रहा है, जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाए। कहाँ ध्यान भाई? 36 बार आ गए हैं, 36 बार कम से कम मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए होंगे।
और बता दीजिए कि आपको लग रहा है कि आप इससे आप एक मिनट, चौड़ीकरण पे नाम पर आप बताइए, ये रोड से लेकर के और रिकाबगंज से लेकर के सादतगंज से लेकर के चौक तक, चौक से लेकर के नाका तक, नाका से लेकर के आप चले जाइए उधर गुदली बाजार होते हुए निकल जाइए। आप बताइए सांसद विधायक काल के उसके सदस्य होते हैं, कोई चीज़ बनेगी अगर तो उसके सदस्य, जैसे हम नगर निगम में हैं, पार्षद हैं, तो हमारे अंडर से ही कहीं ना कहीं होकर गुजरता है कोई भी स्कीम बनेगी तो सांसद विधायक भी उसके कार्यकारिणी के सदस्य ही होते हैं, कोई भी योजना समिति के। सब आदमी कान में तेल डाल के बैठ गए हैं। बताइए व्यापारी परेशान हो रहा है। आपने 45 मीटर चौड़ीकरण के नाम पे दे दिया, 145 मीटर आ रहा है। हमने विकास प्राधिकरण के सचिव साहब से ही बात की, हमने कहा सचिव साहब ये बताइए कि जो आपने 45 मीटर दे दिया है ये लोग कहाँ जाएंगे? तरीका तो यही भाई, कमर्शियल का कोई मुआवजा दे सकता है? आप बताइए भाई, हमारे बाबा दादा ज़माने से रिकाबगंज चौराहे पे, जैसे आपका हजरतगंज ले लीजिए, हमारे वहाँ का रिकाबगंज है, अब उसका कोई मुआवजा दे सकता है? बताइए, नहीं दे सकता ना। तो तरीका तो यही था ना कि उसकी दुकान के बदले आप दुकान दीजिए, पैसा नहीं चाहिए। और दूसरा, व्यापारियों को बैठाना चाहिए, उन लोगों को बैठाल करके उनके बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए कि उनको चौड़ीकरण से दिक्कत नहीं नहीं होना चाहिए, मगर नुकसान किसी को। भाई देखिए, परिवर्तन तो होगा ही ना, आबादी बढ़ रही है तो चौड़ीकरण तो होगा ही, मगर चौड़ीकरण कैसे होना चाहिए? अब भाई एक डॉक्टर है, एक ऑपरेशन करता है, और एक जो अपराधी होता है वो मार देता आदमी को, तो चाकू को एक ही होता है ना, काम करने का तरीका दो है। भाई डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दिया और अपराधी ने उसको मारा, फाड़ दिया, तो आप ऑपरेशन करिए ना कि फाड़ दीजिए, यही तो करना चाहिए। तो व्यापारियों को बैठाना चाहिए और सांसद विधायक को बैठना चाहिए था। बैठने के बाद बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि भाई अगर रोड पे इनकी दुकान जा रही है तो उनको पैसा 100% भी मुआवजा नहीं दे, उनकी दुकान देना चाहिए आपको। रोजगार की बात आप कर रहे थे, आप कह रहे पिछले 5 साल में रोजगार की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए तो नहीं हुई। इतने बार मुख्यमंत्री 3 दर्जन बार आए, वापस चले गए, कुछ मजबूत मूलभूत नहीं मिला। इससे पहले 5 साल सरकार समाजवादी पार्टी की थी, विधायक पवन पांडे यहीं के थे। उस दौरान रोजगार को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई, कुछ किया गया? ईमानदारी से बताइएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल नाम है हमारा। क्या करते हैं जी, हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं और हम इतना कहना चाहते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि अयोध्या में रोज़गार है कि नहीं, तो हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि अयोध्या में जो रोज़गार था वो कैसे ख़त्म हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी ने राम नाम को लेकर कारसेवक और आंदोलन किया और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद अयोध्या की तरफ जो लोग प्रदेश के आते थे, जैसे एक अयोध्या पूर्वांचल का हब हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था, सारे होलसेल के काम फैज़ाबाद अयोध्या से स्टार्ट होता था और पूरे पूर्वांचल के लोग यहाँ से ख़रीदारी करते थे और बाहर के लोग यहाँ पैसा लगाया करते थे। हमारे यहाँ हसनू कटरा, वज़ीरगंज और मोहम्मद फना का हाथा में अच्छी संख्या में कारखाने जूते के, चप्पल के हुआ करते थे। आगरा के बाद फैज़ाबाद दूसरा नंबर था जहां पूरे प्रदेश के व्यापारी, पूर्वांचल के व्यापारी आके ख़रीदारी करते थे। जब ये हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के रोज़गार ख़त्म हुआ। वज़ीरगंज में लकड़ी का काम होता है, बेलन पटरा बनता है वहाँ पर, वहाँ भी जब इस तरीके का काम हुआ तो रोज़गार ख़त्म हुआ। सरकारें आई गईं, किसी ने किसी रोज़गार के ऊपर काम नहीं किया। अयोध्या का नौजवान आज पढ़ लिख कर बाहर जाता है और दूसरी जो मजदूरी करने वाला है वो दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में, महानगरों में मजदूरी करता है। अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से जानी जाती है, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका एक लंबा विवाद रहा है, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसको सारे लोगों ने माना, लेकिन सरकारों ने राम का नाम लिया, सरकारों ने मंदिर मस्जिद किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद 40 से 45 बार इस अयोध्या के अंदर आए। लेकिन आप मीडिया के साथी हैं और आप पूरे शहर में, पूरे ज़िले में घूमिएगा, उनसे पूछिए कोई एक बड़ी इंडस्ट्री को लेकर आए, कोई एक बड़ी फैक्ट्री उन्होंने लगाई, कोई ऐसा काम अयोध्या को दिया, कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा उद्योग दिया जिससे अयोध्या का नौजवान जो है अयोध्या में रहकर काम कर सके, अपने परिवार को चला सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य दे सके। अयोध्या का नौजवान हमेशा इसको लेकर परेशान रहा, बेचैन रहा, क्योंकि हमको हमेशा पूरे देश के अंदर बदनाम करने की कोशिश की गई कि अयोध्या है, यहाँ राम और रहीम का झगड़ा है, यहाँ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है। मैं आपको बता दूं, चाहे 92 की बात रही हो, चाहे आज बात रही हो, अयोध्या का मुसलमान और हिंदू गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। अयोध्या के लोग कहते हैं, एक बहुत बड़े कवि और शायर हैं गोपाल दास नीरज,
हम उनके मानने वाले, उनकी उस कविता के मानने वाले हैं। वो कहते हैं कि अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महके पड़ोसी के घर, फूल इस किस्म का हर सिमत में खिलाया जाए। मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे कुछ असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। हम इस सोच के लोग हैं, हम ऐसी सोच के लोग हैं। अयोध्या का हिंदू मुसलमान इसी सोच का है। हम अयोध्या का हिंदू मुसलमान जो है वो अब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है उससे आगे बढ़ चुका है। कोर्ट का फैसला आ चुका है, मंदिर बन रहा है, बात खत्म। अब उस पर बात नहीं होनी चाहिए। रोज़गार फिर से मैं लौटूंगा। जैसे कि आप लोग साफ साफ कह रहे हैं कि 5 साल पिछले रोज़गार को लेकर कुछ नहीं हुआ, अगर उससे पहले जो 5 साल सरकार थी समाजवादी पार्टी की, या उससे पहले 5 साल जो मायावती की सरकार थी, है ना, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी, जो उसके विधायक थे पवन पांडे, वो इस बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। तो क्या आप लोग उनसे पूछते नहीं हैं भाई अब आप वोट मांगने आ रहे हैं, हमने आपको एक बार मौका दिया, आप सरकार में भी थे, आप मंत्री भी थे, बड़े नेता थे, क्यों नहीं कोई इंडस्ट्री ला पाए? तब देखिए हम फिर आपको बताएं, पूछना चाह रहा हूं नेताओं से, आप लोग सवाल जवाब। बिल्कुल सवाल होता है। देखिए समाजवादी, अब ये आप, मैं जो बोलने जा रहा हूँ इससे आप मुझे ये एक लेवल और टैग लगा के मत देखिएगा। रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन आप अयोध्या का जो नौजवान है, अयोध्या का जो मजदूर है, किसान है, जो अयोध्या में सुख सुविधा, जैसे राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मंदिर के मस्जिद के नाम पर तो हमको पूरे देश में, दुनिया में दिखाया गया। लेकिन आप अयोध्या का नौजवान, अयोध्या का किसान, अयोध्या की महिला, अयोध्या का बुजुर्ग क्या चाहता है वो किसी ने नहीं दिखाया। अयोध्या, देखिए अयोध्या में मेडिकल कॉलेज चाहता था, अयोध्या में मेडिकल समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना। आज समाजवादी पार्टी, आज अयोध्या से लखनऊ की दूरी जो है 2.5 से 3 घंटे की है। अगर ये एक्सप्रेस वे बना, ये हाईवे बना, उसकी वजह से और करीब हम पहुंच गए, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। अयोध्या में जब कोई बड़ी बीमारी से, एक्सीडेंट में घायल होता है या सीरियस होता है तो लखनऊ जाते जाते और रास्ते में एक्सपायर कर जाता है। अयोध्या के लोग चाहते हैं कि आपने हमें मंदिर मस्जिद के नाम पर इतना फेमस किया, इतना दिखाया, तो अयोध्या को, लोगों को पीजीआई, मेडिकल कॉलेज जैसी अच्छी सुविधा दीजिए। आज मैं बता दूं आपको, चाहे आप यहाँ जिला अस्पताल चले जाइए, चाहे मेडिकल कॉलेज चले जाइए, जो काम 5 साल पहले हुआ था वही काम आज भी। यहाँ की एक्सरे मशीन खराब, यहाँ मर्सिडीज जहाँ पर लाश रखी जाती है, जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ कीड़े पड़े हैं, वहाँ पर जो मशीनें, जिसमें जो कोल्ड वाली मशीनें जिसमें मुर्दों को रखा जाता है, लाशों को रखा जाता है, वो कहीं है ही नहीं। जहाँ गंदगी फेंकी जाती है अस्पताल की, वहीं मुर्दों को रखा जाता है। यहाँ आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, यहाँ पे कोई अच्छी मशीन नहीं है। आपको बता दूं कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जब अफरा तफरी का माहौल था, कोई किसी की तरफ देखना नहीं चाह रहा था, माँ बाप बहनों को लोगों खोए हैं, उस वक्त जो है ऑक्सीजन की इतनी बड़ी दिक्कत थी। अगर ये अयोध्या का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार में ना बना होता तो आप यकीन मानिए जितने लोग अयोध्या के अंदर हमको छोड़कर चले गए हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती। और इस मेडिकल कॉलेज की वजह से कुछ लोग बचे। आप जिला अस्पताल में हमें एक दिन की बात याद आती है। हम अपने एक करीबी को लेकर गए जिला अस्पताल और बहुत ज़बरदस्त कोरोना का टाइम चल रहा था। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे अस्पताल में इमरजेंसी में था। 10-10, 12-12, 15 लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे। 15 मिनट किसी को लगाया जा रहा था, 15 मिनट किसी को लगाया जा रहा था। उसमें जो है जैसे किसी का हटाया जा रहा था तो किसी की सांस तेज चलने लगती थी और हमारे सामने कई लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो हम चाहते हैं अयोध्या के लोग, कभी कोई ऐसी महामारी है तो अगर आपने अयोध्या के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर हमको इतना दिखाया तो हमारे नौजवानों को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी इलाज की व्यवस्था कराइए। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री बने, क्योंकि विवाद खत्म हो गया। अब बाहर के लोग पैसा लगाना चाहते हैं। जैसे कि भाजपा दावा करती है कि भाई इस क्षेत्र को वो पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करना चाहती है और इससे जो भी रोजगार आएगा वो तो हिंदुओं को भी मिलेगा और मुसलमानों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा रोजगार। भाजपा ये दावा करती है कि इसमें फिलहाल जो पॉसिबिलिटी है, तमाम लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं कि चीज़ें यहाँ चेंज हो रही, चलो उसी के नाम पे हो रही हैं और उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। होना चाहिए, कोई मसला नहीं है भाई। जो मुद्दा था वो ख़त्म हो चुका, फैसला आया, ख़त्म हो गया, सभी लोगों ने मान लिया। आप देखिए किसी ने फैजाबाद से किसी ने विरोध नहीं किया, तो उससे साबित होता है कि भाई अब जब मामला ख़त्म हो चुका है तो अब बनाइए उसको ना। आप पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, बनाइए। हम खुद सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कहाँ आप सहयोग लेना चाहते हैं। जैसे आजकल मैं एक और नई होड़ देख रहा हूँ अयोध्या को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, वो ये है कि भाजपा तो मंदिर जो ट्रस्ट है वो बनवा रही है, भाजपा क्लेम करती है उस पर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इनकी सरकार है, ये मंदिर धीमे बना रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इस मंदिर को और तेज बनाएंगे। इसको भी एक तरीके से तुष्टिकरण की तरह देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे को अब एक नए तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं?
ये क्यों इस्तेमाल कर रही हैं भाई? जैसे जो भी वहाँ पे कार्य हो रहा होगा तो ये तो मुद्दा बनाते हैं मंदिर मुद्दे। अब भाई पहले तो ये चलता था ना कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो उनको तो कहीं ना कहीं उस पर फ़ायदा तो लेना ही है, तो फंसाएंगे तो है ही भाई। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही है हिंदू मुसलमान। सपा जब ये कहती है कि हमको हमारी सरकार आएगी तो हम तेजी से और जल्दी से मंदिर बनाएंगे, तो इस पर क्या सोचता है यहाँ मुस्लिम? जो भी बोला है पिछली सरकार में 2012 से 17 तक आपने देखा होगा, उन्होंने जो भी वादे किए थे वो आज पूरे हुए। 70% 80% पूरे हुए थे। आप ये बताइए, लैपटॉप की बात करते थे, लोग कहते हैं पारिवारिक लड़ाई जो थी वो संघर्ष हटा दीजिए। आप पारिवारिक का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप बताइए कि एक हारी क्यों थी अगर सब काम किए? हारी देखिए, हारता तो कोई भी है ना भाई। मौके पे तो आप किसी को भी भ्रमित कर दीजिए। एक बता दीजिए 2 करोड़ नौकरी की बात कर दिए, 15 लाख अकाउंट में आएगा। भाई पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक आप जान ही रहे हैं, जो यहाँ पे तो रात में तो पत्थर बनने पे भी लोग उठ के भाग जाते हैं। जानते हैं सीधी पब्लिक है। जो चाहिए समझा दीजिए, आप जो चाहिए समझा दीजिए। मगर आप चीज़ बताइए कि लैपटॉप जब अखिलेश जी ने बांटा था उस पर तस्वीर लगी हुई थी अखिलेश जी की और नेताजी की तस्वीर लगी, तो इतना विरोध हो रहा था। आज 200 रुपये के राशन में 400 रुपये का उस पर प्रिंट लगा के भेजा है, उस पर विरोध नहीं करते आप? दोनों चीज़ों को विरोध होना चाहिए। नहीं, आप समझिए, जैसे लैपटॉप अगर बटा एक मुख्यमंत्री का लगा था, आप समझिए क्यों विरोध? 30,000 रुपये का था। अभी 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले हमने एक कैंप लगवाया था, वो सोचिए 5 साल पहले का लैपटॉप। आप कह रहे हैं कि लैपटॉप पे लगा था वो ठीक था? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप समझिए गलत था कि नहीं? उन्होंने वो नहीं, गलत नहीं था। अब गलत जैसे वो जब वो सही जब लगवाया बात ये नहीं है। बात आप 100 रुपए का सामान देख के 80 रुपए का झोला दे रहे हैं। अगर आप 10 रुपए का झोला देख के 100 रुपए का सामान दें तो ये गलत नहीं है। आप जो है वही पैसा जो हम आप कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई फोटो मुख्यमंत्री आज मैं आपको बताऊं, थानों में थानों में अरे एक मिनट रुको। तो आप लोग कह रहे हैं कि महंगे सामान में फोटो लगाओ तो ठीक है, सस्ते सामान लगाओ। आप ये बताइए, आज ये बताइए बात ये नहीं है। उस समय इस चीज़ों का विरोध करती थी। वो लगातार कहती थी कि लैपटॉप में मुख्यमंत्री की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए थी। जबकि आप सदैव देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते, कोई भी मुखिया होगा तो किसी भी योजना में उनकी तस्वीर अनिवार्य होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगाया था, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशों में इसी को लेकर के प्रदर्शन करती थी कि लाखों रुपये का व्यय वो इस पर कर रहे हैं। लेकिन आज ये 5 किलो का राशन देते हैं, जिस झोले में देते हैं उसकी कीमत है 40 रुपये, और जो झोला बनता है वो 80 रुपये का बनता है। तो ये आज अपना एडवर्टीजमेंट। राशन का जो आप लोग मुद्दा छेड़ा है, इसको लेकर क्या माहौल? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि राशन, सुनिए तो, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि भाई राशन जो है, कोविड में लोग परेशान थे, हमने 2 बार राशन बांटा और एडिशनल चीज़ें तेल वगैरह जोड़ी इस, और उसमें वो ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा करती है भाई कि कोई भी योजना चलाते हैं, ऐसा PM आवास वाली हो, शौचालय वाली हो, या जो भी योजनाएं चलती हैं भाई उसमें कोई डिफ्रेंशिएट तो करते नहीं। तो हिंदुओं को भी देते हैं, मुसलमानों को भी देते हैं, फिर मुस्लिमों को वोट क्यों नहीं मिलता हमको? भाई ये बताइए, क्या इससे पहले राशन नहीं मिलता था? इससे पहले क्या राशन कार्ड लोगों को नहीं बनता था? बनता था ना, राशन भी मिलता था। तो कोई नई योजना नहीं है, उसको केवल प्रचार इतना कर दिया गया, बस लग रहा है कि अपने घर से दे रहे हैं। आप समझिए, जैसे वो हिटलर की कहानी नहीं है कि जनता को इतना निचोड़ दो बस जिंदा रहने को ही विकास समझे, जिंदा रहने को ही विकास समझे। वो वही वाला हाल है कि बस खाने को ही पब्लिक को इतना निचोड़ दिया। योजनाएं हैं आवास वाली, शौचालय वाली, वो क्या मुस्लिमों को नहीं मिलती हैं? मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ इस क्षेत्र में। आपको देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार रही तो लोहिया आवास भी मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो इससे ज़्यादा राशन कार्ड पे लोगों को अनाज मिलता था। आप जानिए, जैसे हमारा राशन कार्ड था, पीले कार्ड पे भी लोगों को अनाज मिलता था। आज पीला कार्ड निरस्त कर दिया गया, वो अनाज कहाँ गया वो अनाज? तो हम आपको इतना बता, ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि महीने में 2 बार राशन दें। नहीं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीले वालों का और लोगों का आपने राशन कार्ड ही खत्म कर दिया, और आप जो है महीने में 2 बार आप थोड़ा थोड़ा राशन दे रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि सरकारें जो चलती हैं, जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से आती हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया ग्राम दिया गया, कांग्रेस की कभी सरकार रही तो उन्होंने दिया, बसपा की सरकार रही उन्होंने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर लोहिया आवाज़ दे रही है तो कोई नया काम नहीं कर रही है। हाँ,
सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को अच्छा भविष्य नहीं दे रही है, नौजवानों की अच्छी शिक्षा। आज आप बताइए 6800 की भर्ती के बारे में आप जान रहे हैं, उस पर आपने इलाहाबाद के में बहस की, बहुत सी जगह पे बहस की। हम यहाँ वो जगह नहीं है उस पर बहस करने की। आप बता दीजिए कि जो है ये जो स्कॉलरशिप पिछड़े समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिलती थी, आज वो कहाँ है? आज जो है पिछड़ा और मुसलमान जो है अच्छी शिक्षा और सड़क, अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहता है, जो दोनों जो चीज़ों से उसको वंचित कर दिया गया। कहती भाई कि हमने 5 लाख नौकरियां दी और नरेगा और वो एक आरोप ये भी लगाती कि पहले जो भर्ती है, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो ये बताइए, बात कहती वो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो किस तरीके से मैसेज आप लोग फील क्या करते हैं उसको लेकर। जैसे वो कहती 5 लाख नौकरी दी और पहले कहती कि नौकरियों में धांधली होती थी या कुछ खास लोगों को भर्ती कर लिया जाता था। देख रहे हैं पेपर सारे लीक हो जा रहे हैं। टेट की परीक्षा भी, सुपर टेट की परीक्षा आपने देखा कि 10 मिनट लेट हो गया, हमारी बहनें हमारे भाई रोते रहे, बिलखिलाते रहे, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। एक चीज़ आपको बता दूं, ये सरकार नहीं, ये तानाशाह सरकार है। आप बताइए, पत्रकार हैं आप, पत्रकार साथी हैं, आपको याद होगा एक पत्रकार साथी ने स्कूल के अंदर दिखा दिया था दाल और खाना बच्चों को कैसा दिया जाता है, तो उसको जेल हो गई थी। डॉक्टर कफिल में, अगर गोरखपुर में उन बच्चों को जो हर साल गोरखपुर के अंदर दिमागी बुखार से मर जाते हैं हजारों बच्चे। गोरखपुर की एक बहुत बड़ी पूर्वांचल की गंभीर समस्या है कि जब गर्मी आती है, जब बरसात आती है, तो हजारों बच्चे 5 महीने के, साल भर के वो दिमागी बुखार से मर जाते हैं। ये बहुत पुरानी समस्या है और योगी जी गोरखपुर से ही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके टाइम में गोरखपुर के बच्चे मरते हैं। अगर एक डॉक्टर जो ईमानदारी से अपने पैसे से मरीजों को, बच्चों को ऑक्सीजन और सिलेंडर देता है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप समझिए, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, अगर पुलिस का कोई कर्मचारी हो, अगर किसी और विभाग का कर्मचारी हो, अगर वो सच बोलता है, हक बोलता है, अगर उनकी जो भाषा है, अगर उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता, तो वो उसको जो है उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको बर्खास्त करने का काम करते हैं, उस पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम करते हैं। आप इन चीज़ों को समझिए कि हमें बहकाया कैसे, हमें फंसाया कैसे जा रहा है। हम हिंदू, हम, आप बताइए कि आप जो है बुर्का और हिजाब के में फंसा रहे हैं लोगों को। देश का संविधान हमें अपने धर्म को की हर चीज़ को, नमाज पढ़ने का, बुर्का पहनने का, दाढ़ी रखने का, हमें पूजा करने का, हमें मंदिर में आरती करने का, हर चीज़ का अधिकार। ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर कानून है, हमें अगर हर तरीके की आज़ादी, तो आप हमको बुरके में क्यों फंसाते हैं? आप 3 तलाक पे क्यों चले आते हैं? आप लव जिहाद पे क्यों चले आते हैं? आप 3 तलाक या बुर्का, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है? हम जरूरी सही चीज़ है? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, पॉलिटिकल इस्तेमाल, चलिए वो अलग विषय हो गया। देखिए, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने एक शब्द कहा कि सबको आज़ादी है अपनी, जैसे जो रहना चाहे, सरदार पगड़ी लगाए, मुसलमान नकाब पहने और हिंदू भाई हमारे टीका लगाएं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और चुनाव के ही टाइम क्यों लाया गया? क्या इससे पहले नहीं था ऐसा कोई? या इससे पहले भी बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, या लोग टीका नहीं लगाते थे, या सरदार पगड़ी नहीं पहनते थे? ये बेबुनियाद का मुद्दा है। जब भारतीय जनता पार्टी पर हम बता रहे हैं आपको, केवल उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 5 सालों में योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों की जान लिया है। 1700 शिक्षक मर गए, उन्होंने कहा कोई नहीं मरे। ऑक्सीजन कमी हुई नहीं। आप लखनऊ में देखिए, जो बताइए, लखनऊ में देखिए कितने लाशें जल रही थी। मेरे मिलने वाले बता रहे थे लखनऊ के, कह रहे थे फरीद भाई आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि लाश ऐसे जल रही थी, जैसे लग रहा तो वो सरकार जैसे के प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते थे कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। वही गंगा मैया के लाल जो हैं, जब कोरोना के टाइम गंगा मैया में लाशें बह रही थी हमारे आपके परिवार की, तो उनको कोई शुद्ध नहीं थी। और जो उनके बनारस के जो वो थे प्रस्तावक, उनकी बेटी मर जाती है, जानते हैं? वो इलाज के लिए दर दर भटकते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और ऐसे मुख्यमंत्री जी। एक चीज़ और आपको बता दूं, गोवा में इनकी सरकार बनती है तो वहाँ गाय का गोश्त आप खा सकते हैं, गाय का गोश्त आप खा सकते हैं, वहाँ कोई मामला नहीं है। कश्मीर में ये मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बना सकते हैं। तो आप समझिए, हिंदू मुसलमान को गुमराह करने का काम, नौजवान हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इनके प्री प्लान मुद्दों में फंस जाए। जैसे आप समझिए, कभी किसी हिंदू को मुसलमान औरतों के नकाब पहनने से कोई एतराज़ नहीं है, कभी किसी मुसलमान को किसी मंदिर में आरती और पूजा से कोई एतराज़ नहीं। हम
ये हमारे पार्षद जी हैं, दुर्गा पूजा का जुलूस यहीं से निकलता है जीआईसी इंटर कॉलेज से, सबसे आगे खड़े होकर फरीद कुरैशी हैं, ये स्वागत करते हैं दुर्गा पूजा के जुलूस का। हम लोग सारे भंडारों में जाते हैं, अन्नकूट में जाते हैं, ये दिवाली में गले मिलते हैं, ये होली में गले मिलते हैं, रंग खेला हम लोगों ने हमेशा जब से डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। हमें तो कभी पता ही नहीं था, हम जब इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हम जब डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे 1-2 मुस्लिम दोस्त रहे होंगे, हमारे सारे दोस्त हिंदू थे, ब्राह्मण भी थे, गुप्ता भी थे, साहू भी थे, श्रीवास्तव भी थे, ठाकुर भी थे। हम तो जान ही नहीं पाए कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। ये तो अब महसूस करते हैं कि इन लोगों ने महसूस कराया कि हिंदू मुसलमान होता क्या है। तो हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें, देखिए एक चीज़ बता दें साफ, इन जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हमें हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करती है, एकदम साफ। मुस्लिम तुष्टिकरण की जब बात होती है वो सभी लोगों पर, सभी पार्टियों पर आरोप लगते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और हम जब मुस्लिमों से बात भी करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि भाई आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए क्या वाकई जेन्युइन काम हुए हैं किसी पार्टी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस रही हो। बिल्कुल है जी। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे बहुत सी योजनाएं, जैसे उर्दू अनुवादक, ऐसे मदरसे, उस समय कितने स्कूल खुले थे, या उस समय कितने डिग्री कॉलेज खुले थे इस क्षेत्र में, रोजगार के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ था, कोई इंडस्ट्री आई थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मुसलमान जो है, नौजवान हो या मजदूर हो, मुसलमान चाहता है अगर वो मजदूरी ना करे, अगर वो किसान है तो चाहता है आज की डेट में हम किसान का बेटा किसानी ना करे, पढ़ लिख कर काम करे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो गरीब परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तो मदरसों में भेजते हैं। मदरसों में 5 तक पढ़ाई होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी मदरसों को परमानेंट, टीचरों को परमानेंट करने का काम, उनकी सैलरी बढ़ाने का काम, उर्दू टीचरों को, और मदरसे में जो टीचर थे उनको या मदरसों को परमिशन देने का काम, उनको एडिट करने का काम, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में। दूसरी चीज़, बीजेपी भी कहती है कि भाई हमने भी फंड लगातार दिए, वो ये भी कहती है कि भाई उसके अलावा जो है और एडिशनल कोर्सेज। बीजेपी ने एक काम किया, बीजेपी ने मदरसों में CCTV लगाए। बीजेपी ने बताया कि मदरसों में जो है आतंकवादी होते हैं, पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बोला बीजेपी। ये जो वसीम रिजवी हैं, वसीम रिजवी की भाषा आपने शायद, वसीम रिजवी का आपने बयान जो है भूल गए आप। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उस आदमी का नाम लेने से ज़बान नापाक हो जाती है, उसका नाम ही नहीं लेना चाहते, लेकिन याद आ गया। आपने कहा ना कि भाजपा कराती है, भाजपा ऐसे जय चंदों से कराती है। सुनिए, वसीम रिजवी से कराती है। वसीम रिजवी ने सब बोला नहीं मदरसों के ऊपर, मदरसों के बच्चों के ऊपर नहीं बोला। आपको बता दूं, इस देश का कानून सेकुलर है और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को विशेष तौर पर सरकार चाहे हो चाहे कानून हो संरक्षण देती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। इतना तो आप भी जानते हैं। तो मुसलमान अगर यहाँ अल्पसंख्यक है या पिछड़ा और दलित समाज का है, उसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? हमारा ये तो अधिकार है ना। हम अगर इस मुल्क में इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, क्योंकि ये हमारे मादरे वतन है और इस मादरे वतन की मोहब्बत के लिए हमारे बाप दादा नहीं गए इस मुल्क को छोड़कर, हम नहीं जाएंगे। तो आप हमें 2M दर्जे का नागरिक क्यों साबित करने पर लगे रहते हैं? क्यों आप जो है मदरसे में कैमरे लगाते हैं? क्यों हमारी बहन बेटियों के नकाब और 3 तलाक और लव जिहाद पर सवाल उठाते हैं? ये क्या मुद्दा है? आप मुद्दा ये बनाइए कि हमारे फैजाबाद अयोध्या का नौजवान पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको स्कॉलरशिप मिले, उसको पढ़ाई में अच्छे इंस्टीट्यूट मिले और इस अयोध्या फैजाबाद का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाए। हम ये चाहते हैं। 3 तलाक और बिल्कुल हिजाब और नकाब की जिक्र किया है ना, पॉलिटिकल इस्तेमाल गलत है उसका, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से भी मुद्दा बनाया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। पर क्या वो जेन्युइन तौर पर आप सही मानते हैं 3 तलाक वाला मुद्दा हो चाहे हिजाब वाला मुद्दा हो? क्या लड़की, क्योंकि जैसे कल मैं लखनऊ में था, वहाँ मेरी कुछ मुस्लिमों से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये फैसला जो है लड़कियां नहीं करती, ये फैसला जो है मौलवी करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं। क्या होता है, हर धर्म वो बंदिश है, उसके बेस करते हैं। बताइए हमको, जैसे एक चीज़ बताइए, जैसे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उसका जो बताएंगे उनके जो मतलब जो मौलाना हो या पंडित हो, उसका पूरा व्याख्या तो वही बताएंगे ना। आप हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हम हिंदू धर्म के बारे में क्या बता देंगे कि उनके धर्म में क्या चीज़ जायज़ है क्या नहीं जायज़ है, कहाँ पे क्या करना है, सिंदूर लगाने का क्या मतलब होता है, मुझे मालूम होगा? नहीं मालूम होगा ना। अगर किसी की जानकारी है तो इतने बड़े बड़े इदारे हैं, क्यों नहीं ये चीज़ लड़कियां तय करें खुद? आप समझिए जैसे इस्लाम, देखिए आप एक बात समझिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर की महिलाओं को जोर जबरदस्ती करवाते हैं, वो सब खुद अपनी खुशी से करती हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप 2-4 घर में खुद ही सर्वे कर लीजिए, वो आपको जवाब दे देंगी हमारी बहनें। ये तो मुद्दा ही गलत है। अगर मुद्दा लाना है, हमारे भाई कह रहे थे, तो आप रोजी रोजगार का लाइए।
आप हमारी एक बहन चीज़- बेटियों की सुरक्षा एक का चीज़ मुद्दा और हमारा लाइए। सुनिएगा और एक तो। सवाल अभी कुछ देर पहले आप कर रहे थे रोजी रोजगार का, तो मेरा आपको वो ये जवाब ये आप ये मत पूछिए कि रोजी रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप बल्कि ये पूछिए कि इन 5 सालों में जिनके हाथों में रोजी रोजगार था वो अब है कि नहीं है। बहुत सी दुकानें बंद आप हो गई ये हैं। पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बता तो रहे, जो 5 साल पहले जो रोजी रोजगार में थे, इन 5 सालों में बेचारे वो इस लायक हो गए हैं कि जो अभी आप बोल रहे थे कि महीने में 2 मरतबा राशन मिल रहा है, तो आखिर क्या वजह हो गई कि जो राशन, क्या वजह हो गई कि अब इतना राशन जो लोग लेके जा रहे हैं कि कितने नीचे हम लोग चले गए, कितने हम लोग मतलब ये सब तमाम जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, यही मुद्दे एक नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो उठाते हैं लगातार यहाँ यूपी में आकर, चुनाव लड़ रहे हैं तमाम जगहों से, ये मुद्दा वो लगातार उठाते हैं और ये कहते हैं कि इन मुद्दों पर जितना मुखर समाजवादी पार्टी को होना चाहिए था या बहुजन समाजवादी पार्टी को होना चाहिए था या कांग्रेस को होना चाहिए था, जिनको मुसलमान इस प्रदेश का, इस देश का लगातार वोट देता आया है, उतना मुखर नहीं हुआ और इसी मुद्दे पर वो वोट मांगते हैं। देखिए तो लड़ाई ओवैसी के बारे में क्या सोचना लड़ाई है? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए कोई मुद्दा लेके आती है नकाब का, वसीम रिजवी ने कहा क्या था कि कुरान की ये आयतों को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं किया। आपको हम बता दें, ओवैसी साहब ठेकेदार नहीं है, एक चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि देश का संविधान और देश का कानून का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम अपनी बात को रख सकते हैं, ये देश आज़ाद देश है, ये सेकुलर मुल्क है, सबको आज़ादी, उनको अपनी बात रखने का हक है, हम उनके खिलाफ नहीं। लेकिन एक चीज़ आप अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेके आई, संविधान, आप हम लॉ के स्टूडेंट होंगे, जानते होंगे कि जब लॉ का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ेंगे तो हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है और मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है। तो जब संविधान के अंदर लॉ के अंदर मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ अलग अलग है, ठीक है, और मुस्लिम कोर्ट का कानून कहता है कि कोर्ट जो है मुसलमानों के शरीय के मामले में उनका जो मुस्लिम लॉ है वो क्या कहता है, उससे आप डिसीजन लीजिए। आज का तो 3 तलाक का मामला है नहीं, या आज देश का संविधान तो बना नहीं, या आज मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ बना नहीं, आप इन नए नए मुद्दे लाते कहाँ से हैं और क्यों लाते हैं? तो आपको एक चीज़ बता दें, जो ये आपने कहा कि जो है ओवैसी साहब इन मुद्दों को कहते हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुखर हो। जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, हम वो समाजवादी पार्टी के लोग वो काम नहीं करना चाहते और ना इनके जैसे लोगों से चाहते हैं करें। वो भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा 3 तलाक का लिए आती है, एक नकाब बुका उसका लिए आती है और चाहती है कि एक तरफ से हम हिंदू देखिए, नहीं एक चीज़ आपको बताएं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम बहनें हिजाब पहन के जाती थी स्कूलों में, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपको पता होगा कि एक गाड़ी आती है उसी डिग्री कॉलेज के पास, और उस गाड़ी से कोई लोग निकलते हैं, वहाँ की लड़कियों लड़कों को भगवा, गमछा और टोपी देते हैं। आप बताइए कि कभी हिंदू धर्म ये रहा है कि आप भगवा स्कार्फ पहन के भगवा गमछा डालकर स्कूल जाइए? नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मुस्लिम धर्म में आज से नहीं, जब से इस्लाम है तब से निकाब और बुर्का पहनने की परंपरा है। हमारे हिंदू धर्म की महिला बहनें अगर साड़ी में घूंघट करती हैं, अगर मंगलसूत्र पहनती हैं, तो वो उनका धर्म है, वो उसको अपनाती हैं। हमारा मज़हब ये कहता है कि आप जो है नकाब पहनिए और बुरखे में रहिए, तो हमारा मज़हब वो, लेकिन नहीं एक चीज़ आपको ये बता दूँ, जैसे वो चाहते हैं कि मुसलमान इससे मुखर हो, मुसलमान के सेंटिमेंट को छेड़ें और उधर से हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश करते हैं और आमने सामने हो, और हम इस देश के बहुसंख्यक को एक तरफ कर दें और अल्पसंख्यक को एक तरफ से। हम जो भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत या अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मुद्दा लेके आती है, जैसे लफ्ज़ या 3 तलाक या बुरखा, तो ये अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए नहीं, ये 80% हिंदू भाइयों को गुलाम मानसिक रूप से बनाने के लिए ये इनकी तैयारी है। ये मुद्दे सिर्फ 80% हिंदू भाइयों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें भी वही चाहिए। हम क्यों? आज से नहीं, आज से हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर मिलकर रहता है। अशफाक उल्लाह खां इसी बगल में आप जहाँ खड़े हैं उसके बगल में मुश्किल से 250 मीटर पे जेल है, जिला कारागार है, वहीं फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा था और शहादत दी थी। उनके दोस्त थे राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे हमारे बहुत से हिंदू दोस्त हैं और हम उनके घर में बैठते हैं, उनकी बहन से राखी बंधवाते हैं, वो हमारे घर ईद में आते हैं। हमें मत फंसाइए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या देश में ऐसा कोई कानून बने
जो नेताओं को और पार्टियों को ये कहे कि आप हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे बात मत करिए, आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे बात करिए। अगर आपको चुनाव में जाना है, लोगों से वोट मांगना है, तो कहिए कि हम आपके क्षेत्र में ये काम करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए हम ये करेंगे, आपके शहर में ये सड़क बनाएंगे, ये मेडिकल कॉलेज में। आज हमें मेडिकल, हमारे माँ बाप जब बीमार होते हैं, हम गरीब आदमी मान लीजिए रिक्शा चलाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, जब हमारे माँ बाप बीमार होते हैं और उनके इलाज में ज़्यादा पैसा लगता है, तो सोचिए कि हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। हम चाहते हैं कि हमारे अयोध्या के अंदर ऐसा पीजीआई जैसा, एम्स जैसा हॉस्पिटल बने और जिसमें सारी सुविधाएं मुफ्त हो, और जब कभी हमारे परिवार का, हमारे भाई, हमारा बेटा, हमारे माँ, हमारे बाप बीमार हों तो हम उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सकें। मान लीजिए ये काम अगली बार मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, मान लीजिए आएगी, जिसकी आएगी वो तो 10 तारीख पता चलेगा, है ना, जिसकी भी आती समाजवादी पार्टी है। अगर भाजपा का आती है काम अयोध्या में, तो क्या अयोध्या का मुसलमान भाजपा को वोट देगा? हम समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर पेट नहीं पैदा हुए थे, हम आपको ये बताना चाहते हैं। नहीं, वही ऐसा होता है, ऐसा मान के लोग चल। हम इसीलिए भैया एक सुनिए तो बात, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। जो कह रहे हैं हम समझ गए भैया। हाँ, क्योंकि लोग ये मान के चला जाता है मुसलमान है और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता। नहीं, लोगों को लगता है। हाँ, तो क्यों अच्छा क्यों लगता है? एक मिनट क्यों लगता है? क्यों लगता है ये बताइए। हम झंडा लेकर पेट से नहीं पैदा हुए, ना कोई हिंदू जो है झंडा लेकर पेट से किसी का पैदा होता है, ना मुसलमान कहीं पैदा होता है। मुद्दों को आप माहौल ऐसा क्रिएट करते हो। आपने योगी जी का बयान सुना कभी? टोपी वाले, जाली वाले, आप किस तरीके के, अगर कोई मुसलमान आपको टोपी पहनाने की कोशिश करता है तो आप उसको झड़क देते हो। आप 80, 90, 20 करते हो। आप हमारे खिलाफ नफरत भरी बात करोगे, हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बोलोगे, हमारे बाप के खिलाफ बोलोगे, हमारे मजहब के खिलाफ बोलोगे, और हम आपकी पार्टी की तारीफ करेंगे। आप बताइए, आपके धर्म, हम लोग सारे धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन आप इतना तो कोई नास्तिक इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि अगर हम आपके धर्म को उल्टा सीधा कहेंगे तो आप हमको रोकेंगे नहीं। देखिए, कहते हैं कि जुल्म सहने से जालिम की जीत होती है, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमें आज़ादी मिली है कि अगर सरकार हमारे वोट से बनती है तो हम उससे सवाल करें, उनके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करें। ये जब हम हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करेंगे, हम तब इनके खिलाफ बोलेंगे और कहेंगे कि हम अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले, हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम गोडसे की विचारधारा के लोग नहीं हैं। और इसी देश के अंदर, जिस देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया, जिस गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी कहा जाता है, आज उन्हीं के हत्यारों की पूजा होती है। उनके अस्थिस कलश को, गोडसे के अस्थिस कलश को लेकर घूमते हैं लोग। आप बताइए, संविधान और कानून की धज्जी उड़ाते हैं। आप बताइए, ये जो है नागपुर के अंदर देश का झंडा नहीं फहराते। 50-40 आज़ादी के 40-45 साल तक ये भगवा झंडा फहराता। हमें भगवा रंग से दिक्कत नहीं है, क्योंकि तिरंगे के अंदर भी हरा है, सफेद है। वो कहते हैं कि हम भगवा भी लहराते हैं और हम तिरंगा भी लहराते हैं। आपको इतिहास पता है कि भगवा कितने साल तक वहाँ फैला है? बात हमारी लड़ाई भाजपा से क्यों है? हम इस देश के अंदर रहते हैं और देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया। गांधी जी के साथ बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया। आज आप स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को क्यों नहीं याद करते? आपका मैंने बहुत सा प्रोग्राम देखा, लेकिन आप बताइए, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, हम कहते हैं इनकी बात क्यों नहीं करते? नौजवानों को इनके बारे में बताइए। देश प्रेम कैसे पैदा होगा? देशभक्ति कैसे पैदा होगी? है, मुसलमान के खिलाफ बोलने से देशभक्ति पैदा होगी, हिंदू के खिलाफ बोलने से देशभक्ति होगी? नहीं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, ऐसे लोगों ने अगर देश को आज़ाद कराया, उनके बारे में नौजवानों को बताओ। कहो कि देश के प्रेम के लिए आप अपने मोहल्ले को साफ करो, आप अपने बगल के पड़ोसी की इज्जत करो, आप सरकारी कर्मचारियों। मेरा कहना ये है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ भ्रम फैलाती है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। और मेरा इसका काउंटर जो सवाल था वो ये था कि मान लीजिए, अगर मैं ये भी मुसलमानों से अक्सर ये बात पूछता हूँ कि भाजपा क्यों अछूत है। आपने एक तो बात कही जाती है कि भाई हमारे खिलाफ बातें कही जाती हैं, है ना? इस पे सवाल का जवाब दे रहे हैं आपको। जवाब ये देना चाह रहे हैं कि आप हमारे अंदर अब्दुल कलाम ढूंढते हैं और अपने अंदर गोडसे पैदा करते हैं। आप भी गांधी बनिए ना, आप भी सुभाष चंद्र बोस बनिए ना, आप भी चंद्रशेखर आज़ाद बनिए, भगत सिंह बनिए। हम भी चाहते हैं कि आप वैसे बनिए ना। आप क्यों वो क्या नाम है, गोडसे वाली राजनीति करते हैं? नहीं करना चाहिए ना। अब योगी महाराज जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको नहीं लगता कि मंच पर से चुना हुआ मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक कम्युनिटी को लेकर के?
नहीं करना चाहिए ना। हाल में बयान आया, उनसे पूछा उनसे पूछा आप गया, बताइए। उनसे रुकिए तो सवाल सुन लीजिए। उनसे पूछा गया कि मुसलमानों से आपका क्या रिश्ता है, तो वो बोले कि मुसलमानों से मेरा वही रिश्ता है जो मुसलमानों को मुझसे रिश्ता है। इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, इस देश के अंदर ज़्यादातर जो मुसलमान हैं आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले और 100 साल पहले कन्वर्स होकर मुसलमान हुए। हम कभी जो लोग कहते हैं कि ये जो बाहरी आए थे, आक्रांता आए थे, मुग़ल आए थे, तो उनको बता दूं कि हम मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बाप दादा अगर तीसरी पीढ़ी पे जाएंगे, चौथी पीढ़ी पे जाएंगे, तो इसी देश के अंदर हिंदू बिरादरी के थे। ठीक है, हमको सम्मान दिया, इस्लाम, हमारे परिवार के लोगों ने इस्लाम को समझा, वहाँ सम्मान देखा, वहाँ इज़्ज़त देखी, कन्वेंस होकर इस्लाम को कबूल किया। तो योगी जी जो कहते हैं जो हिंदुओं का मुसलमानों से रिश्ता, हम मुझसे रिश्ता है, वही रिश्ता मेरा मुसलमानों से, तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो मुसलमान है इस हिंदुस्तान के अंदर, ये इसी हिंदुस्तान का मूल निवासी है। और जब से इस हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा होगा, जब से ये हिंदुस्तान कायम हुआ या हिंदुस्तान बना, तब से हम यहाँ हैं। हमें दोयम दर्जे का नागरिक न समझिएगा, हम मुसलमान हैं, बेशक मुसलमान हैं, लेकिन हम इसी मिट्टी के हैं। हम कहीं मुगलों के साथ नहीं आए थे, हम कहीं आक्रांताओं के साथ नहीं आए थे, हम कहीं अंग्रेज़ों के साथ आप नहीं जो आए बात थे। बोल रहे हैं, यही सेम बात थोड़ा अलग तरीके से जो संघ के प्रमुख माने जाते हैं, मोहन भागवत, वो भी यही कहते हैं कि इस देश में जो भी हैं सब हिंदू ये हैं। बताइए, हमको ये बताइए। पुराने। अच्छा, हिंदू का मतलब क्या होता है? यार देखिए, इसको किस हिंदू का तरीके से- मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, देखिए ये सच है। नहीं, एक चीज़ आपको बता दें, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म को वो बोलते हैं सनातन धर्म, है ना? एक मिनट, जैसे सनातन धर्म है ना, और सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है, देखिए हिंदू, हम हिंद नदी के किनारे बसे, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते हैं कि हम सिंध नदी के किनारे बसे, और अरब के लोग जब यहाँ व्यापार करने आते थे तो सिंधु को हिंदू कहते थे क्योंकि उनके उच्चारण में दिक्कत होती थी। बिल्कुल हम हिंदू हैं इस हिसाब से। और हमको जब हमारे भाई और बेटे अरब कमाने जाते हैं तो सऊदी का जो मुसलमान होता है वो हमको हिंदी कहता है, हम मुसलमानों को भी कहता है हिंदी, वो पाकिस्तानी। और आपको बता दूँ, हिंदी जो हिंदुस्तान के मुसलमान अरब में जाते हैं तो अरब के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेशियों पे कम भरोसा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लोग इज्जत भरी नज़र से देखते मैं हैं। आपसे बोलूँ, आप लोगों से बोलूँ कि भाजपा से अगर अपील करनी हो कि अगर आप लोगों को हमारा वोट चाहिए तो आपको ये 2-3 काम करने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। नफरत की राजनीति बंद कर देंगे, उस दिन शायद कुछ सोचा जाएगा। अभी कुछ बोलेंगे नहीं, सोचा जाएगा। पहले तो वो अपनी नफरत की राजनीति बंद करें, एक भाई को एक भाई चलाने का काम बंद करें, उसके बाद हम लोग जवाब देंगे और सोचेंगे। एक चीज़ और है, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून संविधान बनाया, जिसके कमेटी के वो अध्यक्ष थे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस कानून को मानने दीजिए लोगों को, उसके साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? आप सिर्फ संविधान को, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सेकुलर मुल्क का सेकुलर कानून है, सिर्फ इसी को माने, हम उनके साथ हो जाएंगे। आप ये सांप्रदायिक बातें ना करिए, हिंदू मुसलमान में लड़ाइए, क्योंकि हमारा कानून हिंदू मुसलमान को लड़ने का काम नहीं करता। हमारा कानून सबको आज़ादी देता है। हमारा कानून ये नहीं कहता कि अगर देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया के साथी हैं, अगर वो सच्चाई दिखाएं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई चीज़ दिखाएं, तो उनको जेल भेज दो, उनके चैनल को बंद कर दो। लल्लन टाप को मैं सलाम करता हूँ कि आपने बेबाकी से सारे नौजवानों से मुखर होकर सवाल किया, और कई जहाँ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात भी रही है, वहाँ आपने उन्हें घेरा। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया, तो उसको भी काम करने दे, जो कर्मचारी है उसको भी काम करने दे, नौजवानों को भी रोजगार दे, हर हाथ को काम दे। अगर ये देगा, सुनिए, अगर ये देगा और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान न करे, तो बिल्कुल हमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है मुसलमान को कह के हम कहिए हैं वो हैं, तो पूरे प्रदेश में एक मुसलमान को, भैया पूरे प्रदेश में एक मुसलमान को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक मुसलमान को। हम कहते हैं वसीम रिजवी से इतना काम लिया, शहनवाज हुसैन से इतना काम लिया, मुख्तार अंसारी से, मुख्तार अब्बास नकवी से इतना काम लिया, आप टिकट भी दे देते किसी को। तो आप भाजपा का जो मुस्लिम प्रेम है, हुसैन, मुख्तार, उनको तो दिया है। नहीं मुख्तार अब्बास टिकट, टिकट, हाँ, यूपी की आप बात कर रहे थे, यूपी के में अंदर जो और लोग, भाई केवल भारतीय जनता पार्टी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हमारे देश को बदनाम ना करे, हमारे हिंदुत्व को बदनाम ना करे, जो सनातन धर्म को बदनाम ना करे। जिस तरह से अफगानिस्तान में वहाँ पे नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अकबर अकबर
काट दिया, उसी तरह जय श्री राम लगा करके वो काट दिया, बदनाम ना करें। आज हम लोग गाली बकते हैं ना कि मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। उसी तरह से हमारे हिंदू भाई भी जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि बेगुनाहों को अकेले पाके जिसको मार दे रहे हैं, वो ना करें। हिंदू को बदनाम कौन कर रहा है? हिंदू को बदनाम आप कर रहे हैं। आज भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग बौद्धिस्ट हो जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आपकी वजह से तो हो रहे हैं। आपकी वो कौन सी मानसिकता है कि ऊंच और नीच वाली, सामंतवादी सोच वाली, कि नीचे को एकदम नीचा सोचा जा रहा और ऊपर को ऊपर नहीं सोचा। इस सोच बदलनी पड़ेगी, आपको सोच बदलनी चलिए, पड़ेगी। बीच में मैंने एक और मुद्दा छेड़ा था, उस पर बात नहीं हो पाई। असदुद्दीन ओवैसी, जहाँ भी मैं जाता हूँ उनको जरूर पूछता हूँ कि उसको लेकर, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार सवाल उठाता है, और लोगों से बात करता हूँ लगातार, जिस तरीके से वो बोलते हैं कि मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं मिलता है उनको, तो क्या नेतृत्व नहीं मिलता। के दिलाएंगे हम लोगों को प्रतिनिधित्व? कौन इस पर अगर क्या सोचते हैं आप लोग? उनका कोई मामला ही नहीं बनता है यहाँ, क्योंकि उनका जो भी वो बोलते हैं थोड़ा सा गलत लगेगा, क्योंकि उसको भाजपा बहुत अच्छे से कैश कराती है और वो यही चाहती भी है कि आप बार बार बोलते रहे और हम कैश कराते रहें, हिंदू और मुसलमान को बीच में फाड़ करते रहें, और हम लोग उनके किसी भी बात को ना समझते हैं ना सुनना चाहते हैं। और जैसे वो ये कहते हैं, अभी जब मैं देवबंद में था तो उनके समर्थक कुछ लोग थे वहाँ पर, वो बोले कि जब आजम खान जेल जाते हैं तब अखिलेश यादव उनकी मदद नहीं करते हैं, जब CA NRC का मुद्दा आता है तब अखिलेश यादव वहाँ नहीं जाते हैं। मैं जाता हूँ संसद में, मैं उठाता हूँ ये सब मुद्दे। वो ये कहते हैं मुस्लिमों के जो मुद्दे होते हैं वो कहते हैं मैं उठाता हूँ। तो क्यों नहीं एक केंद्रीय नेतृत्व बने, क्यों नहीं एक ऐसा नेता उनको मिले जो उनके मुद्दे खुल के उठाए? कोई आरोप लगाते हैं कि नहीं उठाते। अखिलेश यादव जी ने NRC और CAA मामले पर अपने पूरे कार्यालय में ये लिखवा रखा था बड़े बड़े होर्डिंग में कि नो NRC और नो NCR, जो भी NCR जो भी था ये। तो ये तो सबसे उन्होंने तो पूरी लड़ाई लड़ी इसकी। और रही बात आजम खान साहब की, ये तो उनके भी बेटे आए हैं बाहर, अब्दुल्ला साहब, ये तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पूरी मदद की मेरी। तो जब जो बेटा बोल रहा है हम लोग उसको सच मानेंगे कि असद ओवैसी साहब को सच मानेंगे? अब आप ही ये बताइए। नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज खान। क्या करते हैं? सर लॉ का स्टूडेंट था, अभी लॉ कंप्लीट हुआ है मेरा। ओवैसी साहब भी बड़े बैरिस्टर हैं, क्या सोचते हैं उनको? सर हम लोग ऐसी सोच का समर्थन कभी नहीं करते जो देश को विभाजित करे। आपका मानना है कि ओवैसी साहब भी देश को विभाजित करने या बांटने वाली बात करते हैं? उनका बयान भी उसी तरह से आता है जैसे भाजपा के नेताओं का आता है। आप उनका कोई भी बयान देख लीजिए, उस पर एकता वाला बयान कहीं आपको नहीं दिखेगा। जैसे भाजपा बयान देती है एक दूसरे को बांटने का, वही काम वो भी करते हैं। तो हम लोग ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते सर। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, हमें आवेशी जैसे बाहरी नेताओं की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आजम खान जैसा बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए आजम खान पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं, है ना, जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि उन्होंने ज़मीनें कब्जा ली, उनके पास और तमाम मुकदमे हैं, वो जेल में हैं, उनको ठीक मानते हैं? देखिए एक चीज़ बताएं, जैसे एक अभी मीडिया के साथी दिखा रहे थे, शायद कौन सा चैनल था, याद नहीं आ रहा है, लल्लन टॉप था कि कौन सा चैनल था, अभी ये दिमाग में एकदम नहीं है, कि वो रामपुर जाते हैं और रामपुर जाते जाते जब रामपुर पहुंचते हैं चुनाव में, तो पहुंच जाते हैं रामपुर चाकू वाले के यहाँ। तो वहाँ कहा उन्होंने, राजू रंजन तो कोई था, उन्होंने कहा कि आज रामपुर की दो चीज़ बहुत फेमस है, एक रामपुर की चाकू की धार और दूसरी आजम खान की जबान की धार। तो हम आपको बताएं, आजम खान साहब ने जितना मुखर होकर मुसलमानों के मुद्दे पर बोला और जितने मामलों पर आजम खान साहब ने बोला, ये उस भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, घबराहट, बौखलाहट है जो आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया। उनके ऊपर आप बताइए, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, आप बताइए जिसने ज़मीन कब्जाने के जो मुकदमे हैं वो तो वहीं के किसानों ने लिखवाए हैं, और उन किसानों में मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल। वसीम रिजवी भी तो मुसलमान हैं, हम कहाँ कह रहे हैं मुसलमान नहीं हैं। जयचंद तो हर समाज में पैदा हुए हैं दौर दौर में, समय समय पर। तो आप उसकी नहीं मानेंगे आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे बिल्कुल हैं? बता रहे हैं ना आपको। देखिए एक चीज़ बता दें, जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो यूनिवर्सिटी को पास करने में राज्यपाल जी या जो भी संस्थाएं या जो भी मशीनरियाँ उसको परमिशन देती हैं, सारे कागज़ कंप्लीट करके सारी चीज़ों की जांच होकर तब यूनिवर्सिटी पास हुई। आप ये नहीं देखते कि उस यूनिवर्सिटी में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि एक बुनियादी काम जो इस देश प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए होना चाहिए, शिक्षा। हमारे परिवार जैसे पिछड़े दलित समाज के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम बात कर रहा हूँ, मुसलमान मेरे 2-3 पुस्त पीछे जाइएगा तो कोई नहीं शिक्षित था। तो अगर एक परिवार का एक मेंबर शिक्षित हो जाता है तो उस पूरे परिवार की खानदान की शक्ल बदल जाती है, नवैयत बदल जाती है। और आजम खान साहब ने
ये जो कलम पकड़ाने का काम नौजवानों को किया है ना, यही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा खली है, क्योंकि मुसलमानों को कलम पकड़ाने का काम आपने किया। आप मुसलमानों को तलवार पकड़ाने का काम की सोच रखते हो, और आजम खान साहब मुसलमानों को कलम पकड़ाने की बात करते हैं। पकड़ाने की सोच कौन रखता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो भड़काते हैं कि दंगा कराते हैं कि तलवार उठाओ और दंगे करो। भाई दंगा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार है, दंगा नहीं हुआ। हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार थी तो दंगे हो रहे थे। दंगे कराने वाले चोर के हाथ में जब आप तिजोरी की चाबी दे देंगे तो कभी वहां से चोरी नहीं होती है। ये मैं नहीं, ये इतिहास कह रहा है शुरू से। मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास कितने आपराधिक मुकदमे, कितने आपराधिक मुकदमे हैं? आप समझ लीजिए, हमको खुल के न बुलवाइए भैया। जब उनके ऊपर आजम साहब के ऊपर बकरी चोरी और किताब चोरी, पत्रकारों को और डॉक्टरों को, तो हमारे छोटे से व्यापारी हैं। आप समझिए चीज़ों को कि जब दंगा कराने वाले ही सरकार में बैठे तो दंगा कैसा? आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जिसकी भी सरकार बनती है, जिसकी भी बनती है, क्या करना चाहिए उसे? देखिए सरकार, हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अयोध्या 92 में भी 2012 में भी हमने दंगे झेले, हमने अपनी दुकानों को जलते हुए देखा है, हमने अपने मुस्लिम भाइयों को हिंदू भाइयों से दूर होते देखा है, हमने शहर की नवैयत और माहौल को ख़राब होते देखा। हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि सरकार कोई भी बने, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो थोड़ा सा खाई खोदने के भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, वो ख़त्म हो। और गंगा जमनी तहजीब हम मिलकर एक साथ ईद मनाएं, एक साथ होली मनाएं, जिससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो, हमारे अंदर देश प्रेम की अलग पैदा हो जग सके। क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो देश में देश प्रेम है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान ख़त्म हो, हमारे अंदर देश प्रेम, प्रदेश के लिए मोहब्बत पैदा हो। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं अयोध्या में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब हम, जैसे हम एक व्यापारी हैं, लॉकडाउन के दुकानदार हैं, हम 2 साल से हमारा लॉकडाउन के बाद दुकान एकदम बंद। अगर मेरे परिवार के लोग मेरी मदद ना करें तो मैं सड़क पे आ जाता, मैं 1-1 रुपए की मोहताज हो जाता। एकदम ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, 1-1 रुपए का। तो मैं व्यापारी हूँ, दुकानदार हूँ, मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन के बाद, और हाँ इनकी GST, नोटबंदी, इन सब के बाद कारोबार पूरी तरीके से अयोध्या में भी खराब हुआ, प्रदेश में भी खराब हुआ। हम चाहते हैं कि अयोध्या में आप इंडस्ट्री पैदा करिए, डालिए। अयोध्या में जो छोटे, जो घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थीं, जैसे जूते बनते थे, आप बेलन पटरे बनते हैं, हमारे जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, आप उसको प्रमोट करिए, हमको सहायता दीजिए। आप मान लीजिए आपको लोन देना है व्यापारियों को, तो उनको थोड़ा फैसिलिटी दीजिए ना। आप लोन से ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के जब सरकार बने तो छोटे छोटे जो कारखाने वाले हैं उनको सहायता दे, आर्थिक सहायता दे, जिससे छोटे छोटे कारखाने, अयोध्या के छोटे छोटे काम चालू रहे। और इन अच्छे जो, जैसे हमारे यहाँ साकेत महाविद्यालय है, साकेत महाविद्यालय में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ कॉलेज, जो सस्ता कॉलेज है, यहाँ पे लोग गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, हमें स्कॉलरशिप पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अच्छी स्कॉलरशिप मिले। जो कन्या विद्यादान टाइप का 30-30 हज़ार रुपये मिलता था, वो मिले, जिससे हमारे घर की बहन बेटी पढ़ के आगे बढ़ सके। और दूसरी चीज़, जब इंडस्ट्री बनेगी, घरेलू उद्योग में आर्थिक सहायता मिलेगी, तो हर हाथ को काम मिल सकेगा। जब हर हाथ को काम मिल सकेगा तो हर घर खुशहाल होगा, हर चेहरे पे मुस्कान होगी। हमें सिर्फ यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए भाई, तो ये हैं अयोध्या के लोग और उनकी मांगे और उनकी बात आपने सुनी। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी लल्लन टॉप की यात्रा जारी है लगातार। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया।